नमस्कार दोस्तों, भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये दूसरा ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए। ये प्रश्न आपके लिए भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। शुरू करते हैं। यदि पर्वत के विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर सर्क बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं? शृंग को बनाते हैं। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा एक निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिलने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरिशृंग कहते हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उत्तम उदाहरण है ग्रेनाइट। अम्लीय आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान डायोराइट व एंडेसाइट, क्षारीय आग्नेय चट्टान बेसाल्ट ग्रेबो डोलेराइट, अति क्षारीय आग्नेय चट्टान पेरिडोटाइट। अपक्षय के प्रकार और उपप्रकार पूछे जाते हैं, जैसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, खंड विखंडन, कणिकी विखंडन, अपदलन या अपसल्कन। रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जल योजन, डिसिलिकेशन। प्राणी वर्गीय अपक्षय, जैविक अपक्षय, वानस्पतिक अपक्षय, मानव जनित अपक्षय और जीव रासायनिक अपक्षय। कौन सी नदी पुनर्युवन कायाकल्प का कारण नहीं है? ए जलवायु, बी नदी में जल की कमी, सी नदी में नदबहार की कमी और डी समुद्र तल में परिवर्तन। तो बी नदी में जल की कमी। ये नदी पुनर्युवन नदी कायाकल्प का कारण नहीं है। यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्र तटों पर आ मिलते हैं तो वे निर्माण करते हैं, वो फियोर्ड तट का निर्माण करते हैं। कास्ट प्रदेश किस देश में है? सर्बिया, मोंटेनिग्रो। इन देशों में कास्ट प्रदेश स्थित होते हैं। कास्ट स्थलाकृति का विकास दक्षिणी फ्रांस के कासेस क्षेत्र, ग्रीस, स्पेनिश अंडालुसिया, उत्तरी पोर्टोरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना, केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी एवं फ्लोरिडा प्रांतों में हुआ है। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश अब स्लोवेनिया में आता है। पारगम्य छिद्रित श्रृंग स्थलाकृति का निर्माण होता है, हिमनदीय स्थलाकृति में होता है। हिमनद अवक्षेप मैदान का निर्माण उदाहरण है हिमानी निसृत जलधारा निक्षेपण का, हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बने स्थल रूपों में एस्कर, केम वेदिका, हिमनद अवक्षेप, केटेल गर्तिका आदि महत्वपूर्ण होते हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए कौन सा बल प्रभावी रहा? उत्प्लावन व गुरुत्वाकर्षण बल। वेगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उससे दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, दूसरा महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। पवनों के विक्षेपण कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। स्थानीय पवन और क्षेत्र, जैसे स्थानीय पवन चिनूक रोकीज से संबंधित, फोन आल्प से संबंधित, सिरोक्को इटली, स्पेन, लीबिया, मिस्र क्षेत्रों में, बोरा मध्य यूरोप में, योमा जापान में, सांता आना कैलिफोर्निया में, बुरान रूस मध्यवर्ती एशिया में। बोरा मध्य यूरोप में और बुरान रूस मध्यवर्ती एशिया में। बुरान रूस मध्यवर्ती एशिया में। इसके बाद अगला प्रश्न, संसार के सभी उष्ण मरुस्थल पश्चिमी भागों में है क्योंकि पूर्वी पवनों के प्रवाह क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, एक नगर समुद्र तल से 825 मीटर ऊंचा है और जो उनका औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि नगर समुद्र तल पर होता तो ये तापमान कितना होता? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अतः 825 मीटर ऊंचे स्थान जिसका औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड का समुद्र तल पर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 825/165 बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई? ये माना था डार्विन का। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय तल के उच्चावच का किस क्रम का स्थल रूप है? ये द्वितीय क्रम का स्थल रूप है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत उच्चावचों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृति है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, मग्न तट, अगाध सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त आदि को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रम द्वारा अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण जनित स्थल रूपों को सम्मिलित करते हैं। पार्कलैंड नाम किस वनस्पति को दिया गया? तो पार्कलैंड वेनेजुएला के उष्ण घास के मैदान को पार्कलैंड वनस्पति नाम दिया गया। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ये दिया एजी टांसले ने 1935 में, और इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द
ये दिया जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेक्कल ने 1869 में। कौन सी विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं है? ए एकात्मक, बी कार्यात्मक, सी वर्णनात्मक, डी संरचनात्मक। वर्णनात्मक ये नहीं है, एकात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक ये पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन श्रृंखला के तीसरे व चौथे चरण में जनसंख्या कम होती है क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण में कमी आती है। अगला प्रश्न, इनुट किस प्रदेश के रहने वाले? टुंड्रा प्रदेश के रहने वाले इनुट, जैसे एस्किमो या इनुट कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश के निवासी, लेप यूरोप के टुंड्रा प्रदेश के निवासी, ओस्तियाक, तुंगू, याकूत, युकाधिर, चुकची, कोरियाक, सैमोइड्स आदि एशिया टुंड्रा के निवासी, तातार साइबेरिया के निवासी। विश्वतरेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में सेमांग जाति के लोग निवास करते हैं और नेग्रिटो के समान नाटे लगते हैं देखने के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से लोग अपने क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? जैसे ए मसई अफ्रीका की घास के मैदान, बी जिकारो अमेजन बेसिन, सी पुनान बोर्नियो और डी पापुआन सहारा मरुस्थल। तो डी पापुआन सहारा मरुस्थल ये सुमेलित नहीं है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, जिकारो बोरो अमेजन बेसिन, पुनान डयाक बोर्नियो, पापुअन न्यू गिनी बर्बर उत्तरी अफ्रीका, पिग्मी कांगो बेसिन और बिंदुबी जनजाति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। हेडेन ने बाल के रंग और बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा। निग्रो और नेग्रिटो जिनके ऊनी बाल होते हैं उनको यूलोट्रिकी, काकेसोइड लहरदार बाल होते हैं सीमोट्रिकी और मंगोलोइड सीधे बाल होते हैं लियोट्रिकी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट साधारणतः किन 3 प्रजातियों को मुख्य मानते हैं? काकेसोइड, मंगोलोइड और निग्रोइड। किस प्रजाति का नासिका सूचकांक 85 से अधिक होता है? निग्रोइड का नासिका सूचकांक 85 से अधिक होता है। नेजल इंडेक्स नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। 70 से कम नासिका सूचकांक लेप्टोराइन तनुनासा काकेसोइड प्रजाति। 70 से 84.9 मध्यनासा मीजोराइन मंगोलोइड प्रजाति। 85 से अधिक चिप्टिनासा प्लेटोराइन निग्रोइड प्रजाति। तो सबसे कम नासिका सूचकांक काकेसोइड का, उससे ज़्यादा मंगोलोइड का और उससे ज़्यादा निग्रोइड का। सबसे कम वालों को लेप्टोराइन तनुनासा, मध्य वालों को मीजोराइन मध्यनासा और सबसे ज़्यादा वालों को चिप्टिनासा प्लेटोराइन। चलवासी पशुपालक बद्दू का अधिवास है। बद्दू हमद और नेफद मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये चलवासी पशु चालक होते हैं। जननांकिकीय संक्रमण में शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था दूसरी अवस्था होती है। प्रथम निम्न वृद्धि, दूसरे में तीव्र वृद्धि, तीसरे में तीव्र वृद्धि में कमी, चौथा फिर निम्न वृद्धि और 5वीं अवस्था में नकारात्मक वृद्धि होती है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर एवं गिरती हुई मृत्यु दर, तीसरी अवस्था में घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर और चौथी अवस्था में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और 5वीं अवस्था में अति निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन होता है। मसाई लोग पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहने वाले पशुपालक हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। पिग्मी जायरे के कांगो बेसिन में रहते हैं। तो कनाडा और ग्रीनलैंड हिमाच्छादित क्षेत्र है, न्यूजीलैंड समशीतोष्ण क्षेत्र है और कांगो बेसिन अति आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ पे प्लाया और साल्ट पेन जैसी स्थलाकृति नहीं पाई जाती है। प्लाया और साल्ट पेन जैसी स्थलाकृति शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। यह स्थलाकृतियाँ बुशमैन जनजाति के निवास स्थल कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है, सही है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है, सही है। 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया में विश्व की 10% जनसंख्या रहती है, यह भी सही है। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच यूरोप में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है, ये गलत है, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच यूरोप में विश्व की 30% जनसंख्या रहती है और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य होता है? 11% भाग कृषि योग्य होता है। अगला प्रश्न, विश्व में सूअर के मांस का प्रमुख उत्पादक देश चीन। अगला, कनाडा अकेला विश्व के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत यूरेनियम उत्पादित करता है? 28%। शीतोष्ण घास के मैदान पूछे जाते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टाज हंगरी में और लोम्बार्डी इटली में। नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांत देखें तो बहुनाभिकीय सिद्धांत उलमेन व हैरिस ने दिया, खंड सिद्धांत होमर होयट ने दिया, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस ने दिया। नगरों के कारिक वर्गीकरण के लिए क्रमांक विचलन विधि का उपयोग किसने किया?
तो नेल्सन ने किया, एच.जे. नेल्सन ने नगरों के कारिक वर्गीकरण हेतु मानक विचलन विधि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। यूरोप व एशिया के कुछ भागों में जलाशयों के चारों ओर ग्रह वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप क्या होता है? निहारिकी या वृत्ताकार होता है। नगर की आकारिकी में स्थान का सर्वाधिक मूल्य होता है सीबीडी में। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में एक केंद्रीय नगर के चारों ओर प्रदेश का निर्माण, इसका उदाहरण होता है नाभीय अथवा कार्यात्मक प्रदेश। बाबा गुरगुर एक विशाल तेल क्षेत्र जो इराक के किरकुक में स्थित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओल्ड फेथफुल गीजर 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है। अगला प्रश्न, कनाडा के लंबरजेक किन आर्थिक क्रियाओं को अपनाए हुए? गर्मियों में कृषि को और सर्दियों में लकड़ी काटना। अगला प्रश्न, मत्स्यन के लिए विख्यात डोगर बैंक्स की स्थिति किस सागर में है? डोगर बैंक्स उत्तरी सागर में है। अगला, 2008 के उत्पादन के अनुसार विश्व में मैग्नीज उत्पादन का 1/3 से अधिक उत्पादन इस देश ने किया, चीन ने किया। रबड़ उत्पादक देशों में देखें तो प्रथम स्थान थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया और चौथा भारत, पांचवा वियतनाम। अगला, गुहा के अनुसार किस प्रजाति के समूह को भारत में प्राचीनतम बसने वाला माना गया है? तो यहां पे अगर हम देखें तो गुहा के अनुसार निग्रीटो को सबसे प्राचीनतम बसने वाला माना गया है। गुहा के अनुसार निग्रीटो को भारत में प्राचीनतम बसने वाला माना गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है? भारत की काली मिट्टी के बारे में तथ्य है, इसमें लोहांश अधिक होता है, सही है। इसमें पोटास भी अधिक होता है, ये भी सही। इसमें नाइट्रोजन कम होता है, ये सही है। इसमें जीवांश अधिक होता है, ये गलत है। जीवांश कम होता है भारत की काली मिट्टी में। अगला, भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ये बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी में स्थापित किया गया, पहला लौह इस्पात उद्योग। अगला, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। AMW मालाबार कोंकण तट मिजोरम त्रिपुरा, AW प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग, AS कोरोमंडल तट, BSHW कर्नाटक और तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान पश्चिमी हरियाणा, BWHW पश्चिमी राजस्थान, CWG गंगा मैदान, DFC सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश, E जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, ET उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, मुंबई कोलकाता रेलमार्ग कौन से दर्रे से गुजरता है? थालघाट से गुजरता है। कौन सा क्षेत्र सिंधु अपवाह प्रणाली व गंगा अपवाह प्रणाली में जल विभाजक है? लुधियाना अंबा। भारत में वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव सही नहीं है? A विशिष्ट आर्थिक कटिबंधों का विकास, B भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि, C विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि, D भारत में विदेशी कर्मचारियों का प्रवेश। तो C ये प्रभाव नहीं है, बाकी विशिष्ट आर्थिक कटिबंधों का विकास हुआ ग्लोबलाइजेशन से, भारत के विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई ग्लोबलाइजेशन से, भारत में विदेशी कर्मचारियों का प्रवेश हुआ ग्लोबलाइजेशन से। अगला पूछा जाता है कि अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान। अगला, चंबल नदी से संबंधित प्रश्न की चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होता है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर इनमें प्रवाहित होती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिल जाती है। मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध चोक हिल्स किस जिले में है? सलेम जिले में होते हैं। देखिए, मैग्नेसाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु के सलेम की चौक पहाड़ी। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चमोली में। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मैसूर हासन में। अगला प्रश्न, समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम किसने दिया? तो देखिए, समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम कार्ल सॉवर ने दिया है। समय को भूगोल में चौथे आयाम का नाम दिया है कार्ल सॉवर ने। कार्ल सॉवर की बुक है द फोर्थ डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी में समय को चौथे आयाम का नाम दिया। अगला, कौन सा जलमार्ग वृहत वृत्त पर है? तो वृहत वृत्त पर A वैंकूवर योकोहामा, B लंदन मुंबई, C सैन फ्रांसिस्को सिंगापुर, D फिलाडेल्फिया लिवरपूल। वैंकूवर योकोहामा ये वृहत वृत्त पर है। ग्लोब पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृहत वृत्त के सारे मापकर ज्ञात किया जाता है। वैंकूवर योकोहामा वृहत वृत्त पर स्थित जलमार्ग को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग परमाफ्रास्ट से आच्छादित है? ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5 से 10% भाग परमाफ्रास्ट से आच्छादित है। देखिए, परमाफ्रास्ट शब्द उस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे हिमीकृत अवस्था में रहता है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1943 में मूलर मोहदे ने किया था। इस समय ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का सबसे ज्यादा क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे तो वो हिम क्षेत्र, स्थायी हिम क्षेत्र परमाफ्रास्ट का विस्तार है। टेथिस सागर अस्तित्व में आ गया था। टेथिस सागर ये पैलियोजोइक युग के अंत में अस्तित्व में आ गया था। देखिए, टेथिस सागर पेंजिया महाद्वीप का विखंडन होता है, उत्तर में लोरेंसिया और दक्षिण में गोंडवाना। तो इसके मध्य भाग में पूरा टेथिस सागर के अवशेषों से ये टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है। यह घटना कार्बोनिफेरस युग के अंत की है, मीनिंग पैलियोजोइक युग के अंत में हुआ है।
अगला प्रश्न है, वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है उसे कहते हैं होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह एक एकात्मक परिकल्पना है। बी, इसके प्रस्तोता ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन्स थे। सी, यह फिलामेंट को सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानती है। तो कौन से सही है इसमें? देखिए बी और सी सही है। मीनिंग जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में ये परिकल्पना दी। 1929 में इसमें संशोधन किया। ज्वारीय परिकल्पना पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, एकात्मक परिकल्पना नहीं होकर के द्वितारक परिकल्पना। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में अगर हम देखें तो कोबर जर्मन विद्वान थे। वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रयोग किया। इसके अनुसार जहां पर आज पर्वत है वहां पहले भूसन्नतियां थी जिन्हें कोबर ने ओरोगन कहा। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें क्रोटोजेन या अग्रस्थल का, और भूसन्नति के चारों ओर किनारों पर दो सीमांत पर्वत श्रेणियां मार्जिनल रेंजेस थी जिनका निर्माण होता है, जिन्हें कोबर ने रेंडकेटेन नाम दिए। तो उम्मीद करते हैं ये ऑडियो आपको समझ आया होगा। अब इसको एक दो बार सुनिए ताकि आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी हो। थैंक यू। जय हिंद।